नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हम सब हर 5 साल में राज्य के चुनावों में वोट डालने जाते हैं। माहौल गर्म होता है, वादे किए जाते हैं और फिर नतीजे आते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे वोट से जो विधायक, जो एमएलए चुने जाते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? वो कौन सी जगह है जहां हमारे राज्य का भविष्य तय होता है? आज हम उसी शक्ति के केंद्र यानी विधानसभा की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। विधानसभा सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये राज्य की राजनीति का अखाड़ा है, जहां जनता की आवाज गूंजती है। हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से ये राज्य स्तर पर लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। ये वो जगह है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी मशीनरी को खोलकर देखते हैं। इसकी बनावट, इसकी शक्तियां, ये सब कहाँ लिखी हैं? इसका आधार क्या है? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक संस्था का आधार हमेशा संविधान ही होता है। तो संविधान के छठे भाग यानी पार्ट 6 में राज्यों के शासन की पूरी रूपरेखा दी गई है और उसी में अनुच्छेद 170 आर्टिकल 170 खासतौर पर विधानसभा की संरचना मतलब उसके कॉम्पोजिशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ये बताता है कि ये सदन बनेगा कैसे। संरचना मतलब इसमें कितने सदस्य होंगे, ये कैसे तय होता है? क्या हर राज्य की विधानसभा में एक बराबर विधायक होते हैं या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य और गोवा जैसे छोटे राज्य में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये संख्या सीधे सीधे राज्य की जनसंख्या यानी आबादी पर निर्भर करती है। संविधान बनाने वालों ने एक दायरा तय कर दिया है। किसी भी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए। कम से कम 60 सदस्य, ये एक साफ नियम लगता है। लेकिन भारत में तो बहुत छोटे छोटे राज्य भी हैं जिनकी आबादी काफी कम है। क्या ये नियम उन पर भी इतनी ही सख्ती से लागू होता है? मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में ये संख्या 60 से कम होगी। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया और यहीं पर हमारा संविधान बहुत व्यावहारिक हो जाता है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला रवैया नहीं अपनाता। छोटे राज्यों की विशेष स्थिति को समझते हुए कुछ अपवाद रखे गए हैं। जैसे सिक्किम, वहां की विधानसभा में सिर्फ 32 सदस्य हैं। सिर्फ 32? ये तो 60 के आधे से थोड़ा ही ज्यादा है। और भी ऐसे राज्य हैं? हाँ, गोवा और मिजोरम, इन दोनों राज्यों में 40-40 सीटें हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें जहां विधानसभा है, तो पुडुचेरी में ये संख्या सिर्फ 30 है। ये अपवाद दिखाते हैं कि हमारा संविधान जमीनी हकीकत को समझता है। तो ये तो हुई सदस्यों की संख्या की बात, जो हर राज्य में अलग अलग है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन सीटों पर बैठता कौन है। मतलब अगर किसी को एमएलए बनना है तो क्या कोई भी चुनाव लड़ सकता है? संविधान इसके लिए क्या शर्तें रखता है? हाँ, इसके लिए भी संविधान में योग्यताएं बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त तो ये है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। 25 साल? ये दिलचस्प है। लोकसभा के लिए भी यही उम्र है, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल। तो एक तरह से विधानसभा को भी युवाओं का सदन माना जा सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे वो व्यक्ति दिमागी तौर पर स्वस्थ हो और दिवालिया घोषित ना किया गया हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है जिसे लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। लाभ का पद, हाँ, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, खासकर जब किसी की सदस्यता रद्द होने की बात आती है। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो व्यक्ति ऐसी किसी सरकारी नौकरी या पद पर नहीं होना चाहिए जहां से उसे तनख्वाह या दूसरे फायदे मिल रहे हों। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सरल है। एक विधायक का काम सरकार पर नजर रखना है। अगर वो खुद सरकार से वेतन ले रहा होगा तो वो अपना काम बिना किसी पक्षपात के कैसे कर पाएगा? ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए है। ये तो बहुत जरूरी शर्त है। और कोई खास योग्यता? एक और शर्त है जो उस सदस्य का उस राज्य से सीधा रिश्ता जोड़ती है। उम्मीदवार का नाम उस राज्य की वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दिल्ली का वोटर हो और केरल में एमएलए का चुनाव लड़ ले। ये उस राज्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पक्का करता है। तो ये हो गई योग्यताएं। अब मान लीजिए एक योग्य उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है, उसे चुना कैसे जाता है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा है। प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब है कि राज्य के 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के सीधे वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपके और आपके विधायक के बीच कोई नहीं है। आपका वोट सीधा आपके उम्मीदवार को जाता है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक खुली दौड़ नहीं है।
हमारा संविधान ये भी तो सुनिश्चित करता है कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व का मौका मिले। हाँ, और ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। संविधान का अनुच्छेद 332 सामाजिक न्याय को पक्का करता है। इसके तहत राज्य के अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसका मकसद ये है कि विधानसभा में राज्य के हर समुदाय की आवाज सुनाई दे। एक बार जब कोई सदस्य चुन लिया जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? हम आमतौर पर मानते हैं कि 5 साल। क्या ये हमेशा 5 साल ही होता है? सामान्य तौर पे हाँ, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है या उन्हें नए जनादेश की जरूरत है, तो वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। अच्छा, ऐसा होने पर 5 साल से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। तो कार्यकाल 5 साल से कम हो सकता है। क्या ये कभी 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है किसी खास परिस्थिति में? हाँ, लेकिन वो परिस्थिति बहुत असाधारण होती है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तो संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक भर में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। वाह, ये तो कमाल की बात है। यानी सामान्य परिस्थितियों में राज्य का मामला राज्य के हाथ में है, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय केंद्र इसमें दखल दे सकता है। ये दिखाता है कि हमारा संघीय ढांचा जरूरत के हिसाब से कितना लचीला है। ठीक है, तो सदन बन गया, सदस्य चुन लिए गए। अब इतने सारे विधायकों से भरे सदन को चलाता कौन है? कौन तय करता है कि कार्यवाही कैसे चलेगी? वरना वहां तो हंगामा ही होता रहेगा। आपने सही कहा। इस काम के लिए सदन के सदस्य अपने में से ही 2 अधिकारियों को चुनते हैं, एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष डेप्यूटी स्पीकर। अध्यक्ष सदन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसे आप सदन का रेफरी या ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर समझ सकते हैं। रेफरी, ये अच्छी उपमा है। मतलब उसका काम क्या है? उसका काम है सदन की कार्यवाही को नियमों के हिसाब से चलाना, ये तय करना कि कौन सा सदस्य कब बोलेगा, बहसों का संचालन करना और सदन में अनुशासन बनाए रखना। अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है और वोट बराबर हो जाएं, तो अध्यक्ष अपना निर्णायक वोट, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, वो भी देता है। अच्छा, वो सदन की गरिमा और शक्ति का प्रतीक होता है। उपाध्यक्ष उनकी गैरमौजूदगी में ये सारे काम संभालते हैं। ठीक है, तो अब हम आते सबसे जरूरी सवाल पर। ये विधानसभा जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, असल में करती क्या है? इसकी शक्तियां क्या हैं? इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है कानून बनाना। हर राज्य को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ती है। संविधान ने विषयों को 3 सूचियों में बांटा है: केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। विधानसभा राज्य सूची के सभी विषयों पर और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यानी हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े ज्यादातर मामले, जैसे पुलिस, साफ सफाई, खेती, स्थानीय परिवहन, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा के पास है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी शक्ति पर, जो है वित्तीय शक्ति, यानी पैसे का नियंत्रण। हाँ, राज्य का बजट हजारों करोड़ का होता है। इस खजाने की चाबी किसके पास होती है? इस खजाने की चाबी सीधे सीधे विधानसभा के पास होती है। सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। उसे हर साल सदन के सामने एक बजट पेश करना पड़ता है और उससे मंजूरी लेनी पड़ती है। कोई भी नया टैक्स विधानसभा की इजाजत के बिना नहीं लगाया जा सकता। और इसी से जुड़ा एक बहुत खास कॉन्सेप्ट है धन विधेयक, यानी मनी बिल का। कहा जाता है कि इस मामले में विधानसभा को असीमित शक्ति है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत गहरा लोकतांत्रिक सिद्धांत है। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद यानी अपर हाउस है, वहां भी ये पहले विधानसभा में ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विधानसभा में जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत को लागू करता है। मतलब जनता के पैसे पर आखिरी फैसला लेने का हक सिर्फ जनता के सदन को ही होगा। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। सरकार पर नियंत्रण रखने का एक मजबूत तरीका है। और नियंत्रण की बात चलिए तो एक और शक्तिशाली हथियार का जिक्र आता है, अविश्वास प्रस्ताव। सुनने में ही बहुत भारी लगता है। ये कैसे काम करता है? ये विधानसभा का ब्रह्मास्त्र है। इसका आधार है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद अपने हर काम के लिए विधानसभा के प्रति जवाबदेह हैं। सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे सदन में बहुमत का समर्थन हासिल हो। और अगर ये समर्थन ना रहे
तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर ये प्रस्ताव साधारण बहुमत से भी पास हो जाता है तो मुख्यमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये एक तरह का परमानेंट परफॉर्मेंस रिव्यू है। सरकार को हमेशा सावधान रहना पड़ता है कि उनके अपने ही सदस्य उनसे नाराज ना हो जाएं। वाह, यानी सरकार की लगाम असल में विधानसभा के हाथ में होती है। कानून बनाना, पैसे पर नियंत्रण और सरकार को कुर्सी पर रखना या हटाना, ये तो हो गए राज्य के अंदर के काम। क्या इन एमएलएस की राष्ट्रीय राजनीति में भी कोई भूमिका होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। उनकी दो बहुत महत्वपूर्ण चुनावी भूमिकाएं हैं। पहली, वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं और दूसरी, वे अपने राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इस तरह वे सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की दिशा तय करने में अपना योगदान देते हैं। ये पूरा सिस्टम बहुत दिलचस्प है, लेकिन जैसा हम जानते हैं संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ये समय के साथ बदलता है। मुझे याद है कि सदस्यों के मनोनयन को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़ा था। पहले क्या व्यवस्था थी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव है। पहले हमारे संविधान के अनुच्छेद 333 में एक खास प्रावधान था। इसके तहत अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लगता था कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को विधायक के तौर पर मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकते थे। तो ये दशकों से चली आ रही व्यवस्था अब खत्म हो गई है। जी हाँ, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए संसद ने इस प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया। अब राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। ये एक नीतिगत बदलाव को दिखाता है, जिसका शायद ये मानना है कि अब इस समुदाय को अलग से आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि विधानसभा राज्य में लोकतंत्र का दिल है। ये सीधे जनता से शक्ति लेती है, राज्य के पैसे को नियंत्रित करती है, सरकार की जवाबदेही तय करती है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल रखती है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिए। जब हम राज्य सरकार के किसी भी फैसले के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, चाहे वो कोई नई सड़क हो, कोई नया कानून हो या कोई नई टैक्स नीति, हमें ये याद रखना चाहिए कि उसकी जड़ें इसी विधानसभा में हैं। ये राज्य स्तर पर लोगों की इच्छा और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने विधानसभा के बारे में विस्तार से जाना, जो सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर ये सदन इतना सक्षम और प्रतिनिधि है, तो फिर भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे दूसरे या उच्च सदन की जरूरत ही क्यों है? उसका मकसद क्या है? इस पे सोचेगा जरूर।